दिल्ली का उत्तम नगर जिसका जिक्र पूरे देश में हो रहा है, बल्कि यहाँ हुए तरुण हत्याकांड ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। होली पर हुए तरुण हत्याकांड से हिंदू पक्ष भड़का हुआ है, बल्कि कई लोगों ने तो ईद पर खून की होली खेलने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में उत्तम नगर में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, यहाँ तक कि प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। इसी बीच इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें शहर के उत्तम नगर इलाके में आने वाले ईद के त्योहार से पहले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और कथित भड़काऊ भाषणों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्काल दखल देने की मांग की गई थी। यह याचिका होली के दिन हुए एक झड़प में 26 साल के तरुण की हत्या के बाद दायर की गई है। यह याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि APCR ने दायर की थी। इसमें राज्य और पुलिस अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि उन पर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने के आरोप हैं। इस मामले का जिक्र बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने किया गया। सीनियर एडवोकेट नित्य रामकृष्ण ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इलाके के कुछ लोगों को ईद त्योहार के दौरान और उसके आसपास सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईद के दौरान गंभीर हिंसा होने का डर है। सोशल मीडिया पर ऐसी बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिनमें ईद पर खून की होली खेलेंगे जैसे संदेश दिए जा रहे हैं। APCR के मुताबिक इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों जिनमें उत्तम नगर भी शामिल है, इसमें कई रैलियां और सभाएं हुई, जिनमें आक्रोश सभाएं भी आयोजित की गई। इन सभाओं में खुले तौर पर अत्यधिक भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिए गए, जिनमें मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर याचिका में कहा गया है कि कानून से बाहर जाकर हत्याएं करने, आर्थिक बहिष्कार करने और सामाजिक बहिष्कार करने की वकालत करने वाले नारे लगाए गए, जिससे डर, दुश्मनी और जान माल को तत्काल खतरे का माहौल पैदा हो गया है। इनमें से कई भड़काऊ भाषण विशेष रूप से ईद के त्योहार को निशाना बना रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह वकालत कर रहे हैं कि उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद त्योहार मनाने से रोका जाए। आगे ये भी कहा गया है कि इस तरह की नफरती बातें, उकसावे की कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, भीड़ के हमलों और जबरदस्ती आर्थिक बग के रूप में सामने आई है। इलाके में मुसलमानों की कई दुकानें हिंसा के डर से बंद पड़ी हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि परिवारों को जानबूझकर की जाने वाली हिंसा के डर से अपने घर कुछ समय के लिए छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। APCR ने कहा कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि यह डर बना हुआ है कि ईद के शांतिपूर्ण आयोजन में रुकावटें आएंगी, चाहे वह चौकसी करने वाले समूह की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से। याचिका के मुताबिक रुकावट डालने और बदला लेने की लगातार धमकियां आ रही हैं, जिसे देखते हुए सांप्रदायिक तनाव और जानबूझकर की जाने वाली हिंसा के और ज्यादा बढ़ने की आशंकाएं बड़ी हैं और पक्की भी हैं। ये याचिकाकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि उन्होंने संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 15 मार्च को ही विस्तृत ज्ञापन सौंपा था, जिनमें उन्होंने हालातों की गंभीरता पर जोर देने और बचाव के साथ साथ सुधार के कदम उठाने की मांग की गई थी। हालांकि आज तक कोई भी असरदार कदम नहीं उठाया गया। याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बचाव के कदम उठाएं, नफरती बातें करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें, ईदगाहों समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाएं, बिना किसी रोक टोक के ईद का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करें, साथ साथ हिंसा भड़काने वाले लोगों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें आपको 4 मार्च को JJ कॉलोनी में तरुण नाम के 26 साल के युवक की उसके परिवार और पड़ोसियों के बीच हुई झड़प में मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा तब शुरू हुई थी जब होली के जश्न के दौरान तरुण के परिवार की एक छोटी सी बच्ची द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारे का पानी पड़ोसी परिवार की एक महिला पर जा गिरा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। और उत्तम नगर की घटना निंदनीय घटना है। ये एक धार्मिक आयोजन पर अगर अपने त्योहारों में खुशी मनाने के लिए, अपने त्योहारों को मनाने के लिए अगर रोक लगे, प्रतिबंध लगे, रोका जाए, इसी तरह संभल में किया गया कि लोग अगर अपनी प्राइवेट जमीन पर भी, और किस तरीके से हाईकोर्ट ने कितने कड़े शब्दों में इसका संज्ञान लिया। मैं तो कहूंगा सरकार से कि ये सब छोड़ें, लोगों को मनाने दे ईद सभी, और ये संविधान हमको ये ताकत देता है, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अपने त्योहारों को मनाने के लिए खुली छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है।
लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणवश ये किया जा रहा है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि खाली चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर उनको देश में कैसे सौहार्द कायम रहे, कैसे खुशियां रहे। खुशियों को बांटने का त्योहार ईद है, ये प्रेम का त्योहार ईद है, ये इस चीज का त्योहार नहीं। ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को आप खंडित कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये शर्मसार करने वाली घटना है और निश्चित तौर से सभी धर्म के लोगों की धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और राजधर्म है। मैं ये चाहती हूँ जो योगी सरकार करती है ना वही उनके साथ होए। उनके घर भी टूटे हैं और उनको उनका मर्डर हो। बेटा मेरा लाल तो चला गया और किसी का ना जाए। अभी तक कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है लगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसे 16 लोग कह रहे, 16 लोग पकड़े गए हैं, पर अभी तक तो हमें दिखाया भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं है। मकान सिर्फ एक का टूटा है? वो टूटा क्या, वो तो सिर्फ झड़ा ही है बेटा, कुछ नहीं टूटा। वो तो बस रेलिंग ही तोड़ी उन्होंने, तो बस एक जरा सी पानी, बस पानी के छींटे गिरने में उसने इतना खत्म कर दिया, इतना वो कर दिया, मेरे बच्चा तक भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी रियल क्या था, इसका जो शुरुआती जो दौर था? तो शुरुआत ये थी बेटा, वो जो भतीजी थी 7 साल की मेरी, वो दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई थी और मैं नीचे जस्ट अपने घर के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उसके पाँव, उसके हाथ, वो खेल रही होगी बच्ची, थोड़ी 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है रंग बंग क्या होता है। उसको छूट के, उसका पानी नीचे गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका छूट के चंद जीटे उसके ऊपर, वो जो काली नाम की थी तो सायरा थी, उसके ऊपर गिर गए, उसके लग गया। तो सायरा है ना बेटा उसका नाम, सायरा, हाँ खान, सायरा खान, काली भी बोलते उसको, सायरा भी बोलते हैं। तो बस बेटा वो उसने उठ पटांग बोला, उसने बोला कि ठहर, तूने मेरे पे पानी के छींटे केस क्यों मारे? तो फिर कह रही रुक, अभी तुझे उठा के मेरे परिवार वालों से तेरा रेप करवाती हूँ। इतने से मैंने बोल दी भाई तुम ऐसे कैसे बोल रही हो बच्ची के बारे में। इतनी सी देर में बेटा वो कॉल कर देती 20-25 जनों को, फिर उनमें से कुछ औरतें तो कुछ लेडीज होती हैं। तरुण की लड़ाई के अंदर में और जो गुब्बारे से जो रंग गया था, इसके अंदर में कितने समय का फर्क था कम से कम? तरुण को तो पता ही नहीं था। ये पूरा मामला रात को हुआ? हाँ, ये रात को हुआ, 10:30 बजे की बात थी। वो अपने बंदों को बुला लेती है, फिर वो घुस के मेरे को, जो उनकी लेडी से थी, जो उसका नाम एक शरीफन, एक सलीमा है, उसने मेरे को रोड मारी है इधर उन लेडीज। आपके ऊपर में भी रोड वगैरह? हाँ रोड मारी है। फिर बोल सलमा, हाँ। अच्छा, उन लड़कों में से किसी ने ये भी कहा कि ब्लाउज वगैरह भी फाड़े गए हैं, इस तरीके का भी कुछ केस निकल करके आ रहा है? ना, उन्होंने फाड़े गए थे मेरे, फाड़ पीट के, क्योंकि लड़के घुस गए थे सारे अंदर घर के अंदर। अब हमारा आदमी तो अपने तो उसके लिए तो देंगे, तो इतने समय में उन्होंने धक्का मुक्की कर दी और मेरे देवर को मारा और मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे लड़के को मारा, और मेरे देवर के लड़के उसको मारा। फिर बोलती है खटिकों का आज काम तमाम करेंगे, उनको उठा के लाओ वहाँ से। आप खटीक में आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन इसके अंदर में कहा जा रहा है कि दलित का कोई भी नेता आपके पास में नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को, जो लोग लगातार दलितों के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए? मैं तो ये चाहती हूँ भाई मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? मेरी तो हर चीज में यही है भाई, जब हमारी इधर की है वो मंत्री, तो वो क्यों नहीं करती? क्योंकि योगी साहब भी तो कर रहे हैं, योगी भी तो वहाँ के है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है। वो अभी तक हमें तो मिलने भी नहीं आई है, हमारी लड़की गई थी उस मिलने के लिए। रेखा गुप्ता जी से आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ, जो योगी सरकार करती है ना, मुझे वही इंसाफ चाहिए।